एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है मजदूरी दर का निर्धारण। तो मजदूरी दर निर्धारण के बहुत सारे सिद्धांत हैं। इस वीडियो में हम मजदूरी दर निर्धारण का जो आधुनिक सिद्धांत है, या जिसे हम क्या कहते हैं, मांग पूर्ति सिद्धांत, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मजदूरी दर निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत या मांग पूर्ति सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं मजदूरी क्या होती है। अब उत्पादन के जो साधन हैं कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो उत्पादन का एक साधन है हमारा श्रम, और श्रम क्या करता है? उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देता है। तो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के बदले में श्रम को जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मजदूरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये मजदूरी कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, उसका निर्धारण कैसे होता है? उसका एक सिद्धांत हमारा है आधुनिक सिद्धांत, मांग पूर्ति सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमारा एक प्राचीन सिद्धांत है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ठीक है, तो वो इसका आधार है। कहने का मतलब जो हमारा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत था वो केवल श्रम की मांग के बारे में बताता है, श्रम की पूर्ति के बारे में नहीं बताता है। ये उस सिद्धांत की कमी थी। तो ऐसी स्थिति में आधुनिक सिद्धांत उस कमी को दूर करता है और उसमें श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों का विश्लेषण करता है। तो आधुनिक सिद्धांत जो है वो कहता है मजदूरी दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती है। श्रम की मांग, डिमांड ऑफ लेबर, बराबर होनी चाहिए सप्लाई ऑफ लेबर। अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जिस बिंदु पर बराबर होगी वह बिंदु मजदूरी दर को निर्धारित करेगा, या उस बिंदु पर मजदूरी दर का निर्धारण होगा। तो इसका मतलब आधुनिक सिद्धांत के दो भाग हो गए। तो अब हम पहला पढ़ते हैं श्रम की मांग, डिमांड ऑफ लेबर क्या होती है। तो जब हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं जो श्रम की मांग है वो कौन करता है? जो उद्यमी हैं उनके द्वारा की जाती हैं। और उद्यमी क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए श्रम की मांग की जाती है। और श्रम की मांग को क्या माना जाता है? व्युत्पन्न मांग। ठीक है, श्रम की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग। इसका मतलब क्या हो गया कि श्रम जिन वस्तुओं का उत्पादन करता है या श्रम के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं की मांग कितनी है, उन वस्तुओं की मांग पर श्रम की मांग निर्भर करती है। आ गया समझ में? श्रम की मांग एक तरह से क्या होती है? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग का मतलब हो गया कि श्रम की मांग क्यों की जाती है? श्रम के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उन वस्तुओं की मांग अगर अधिक होगी तो श्रम की मांग भी कम होगी। ठीक है, माना कि जैसे कोई ए व्यक्ति है, ए श्रम है, वो क्या करता है? कोई वस्तु जैसे कपड़े का उत्पादन करता है। अब ये जो श्रम है ए, ठीक है, या ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं, तो उन श्रम की मांग क्यों होगी? क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं, कपड़ा, ठीक है, इनकी मांग कितनी है। अगर इनकी मांग बढ़ जाएगी, कपड़ों की मांग अगर बढ़ जाएगी, तो कपड़ों का उत्पादन करने के लिए जो श्रम है उन श्रमिकों की मांग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं? श्रम की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग। ठीक है, और श्रम जो होता है उसमें एक तरह से क्या होता है? उत्पादकता का गुण होता है। ठीक है, श्रम में क्या होता है? उत्पादकता गुण होता है। और श्रम की जो मांग होती है इसी कारण से उनकी उत्पादकता के कारण मांग की जाती है। ठीक है, और उनकी सीमांत उत्पादकता कितनी है उसके ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, श्रम की जो मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? सीमांत उत्पादकता के ऊपर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, एक उत्पत्तिहास नियम है। उत्पत्तिहास नियम के अनुसार क्या होता है? जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो उनकी जो सीमांत उत्पादकता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो क्या होती है? घटती जाती है।
ठीक है। जैसे जैसे हम श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो वैसे वैसे श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो क्या होती हैं, घटती जाती हैं। और कब तक घटती जाती हैं, जब तक कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है उनका मूल्य श्रम की मजदूरी के बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है। तो श्रम को जो मजदूरी चुकाई जाएगी वो किसके आधार पर निर्धारित होती हैं, श्रम की सीमांत उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होती हैं। ठीक है। श्रम को कितनी मजदूरी चुकाई जाएगी, जितनी उनकी सीमांत उत्पादकता है। तो श्रम का जो मांग पक्ष है वो क्या कहता है, श्रम की मजदूरी का मूल्य श्रम की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। किसी श्रमिक को उतनी मजदूरी दी जाएगी जितनी उसकी सीमांत उत्पादकता है। और हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग में जो एमआरपी वक्र होता है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है, घटता हुआ होता है। अब जो घटता हुआ भाग है वो किसको प्रदर्शित करता है, श्रम की मांग को। ठीक है। मतलब जो हमारा सीमांत उत्पादकता वक्र है वो कैसा होता है, घटता हुआ होता है। ठीक है। अब घटता हुआ क्यों होता है, क्योंकि मजदूरी की दर और श्रम की मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत। मतलब जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर ज्यादा होती है तो इस स्थिति में श्रम की मांग क्या होगी, कम। जैसे इस रेखा चित्र में देखते हैं कि जब मजदूरी दर कितनी है, ओ से लेकर डब्ल्यू है, उस समय श्रम की मांग कितनी है, ओ से लेकर एम तक है। जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी का स्तर कम हो जाता है, ओ डब्ल्यू से कम होकर कितना रह जाता है, ओ डब्ल्यू वन, तो मजदूरी दर में कमी होने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, एम से एम वन। तो मजदूरी दर और श्रम की मांग में विपरीत संबंध होता है, इसलिए श्रम का जो मांग वक्र है वो कैसा बनता है, ऋणात्मक ढाल का। और श्रम का जो मांग वक्र है वो किसको दर्शाता है, सीमांत भौतिक उत्पादकता एमपीपी को दर्शाता है। ठीक है। और एमपीपी क्या होती हैं, घटती हुई होती हैं। क्यों, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। अब देखिए अर्थव्यवस्था में जो श्रम की मांग होती है वो किन तत्वों पर निर्भर करती हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा था कि श्रम की मांग क्यों की जाती है, क्योंकि उसमें उत्पादकता का गुण होता है। तो सबसे पहला हमारा तत्व हो गया है श्रम की उत्पादकता। अगर उत्पादकता ज्यादा होगी तो श्रम की मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा भी अभी हमने विश्लेषण में पढ़ा था, व्युत्पन्न मांग। मतलब जो श्रम है उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कितनी है। अगर उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग ज्यादा होगी तो श्रम की मांग भी ज्यादा होगी। तीसरा हमारा है पूंजीगत साधनों की कीमतें। अगर अर्थव्यवस्था में पूंजीगत साधनों की कीमतें अधिक होगी तो श्रम की मांग क्या होगी, अधिक। क्यों, क्योंकि जो श्रम और पूंजी उत्पादन का साधन है उनको हम एक सीमा तक प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है। श्रम की जगह पूंजी, पूंजी की जगह श्रम का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब श्रम और पूंजी में स्थानापन्नता का गुण होता है, प्रतिस्थापनता गुण होता है, एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूंजीगत साधनों की कीमतें अधिक होने पर श्रम की मांग बढ़ जाएगी। और चौथा हमारा है उद्योग द्वारा अपनाई गई उत्पादन की तकनीक। उत्पादन करने के लिए जो उद्योग है वो किस प्रकार की तकनीक का चुनाव करता है, किस प्रकार की तकनीक को वो अधिमान देता है। ठीक है। तो तकनीक दो प्रकार की होती हैं, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान। अगर वो श्रम प्रधान तकनीक को प्रधानता देता है, अधिमान देता है, तो श्रम की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। सिद्धांत का हमारा दूसरा भाग है श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर। अब देखिए श्रम की पूर्ति का जो आशय है वो किससे होता है कि श्रम कितने घंटे कार्य करना चाहता है। ठीक है। तो श्रम की पूर्ति से आशय उन श्रम घंटों से होता है जो एक श्रमिक विभिन्न मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न मजदूरी दरों पर श्रम जितने घंटे कार्य करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रम की पूर्ति कहते हैं। अब देखिए मजदूरी दर और श्रम की पूर्ति में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। अगर मजदूरी दर ज्यादा होती हैं तो श्रमिकों की जो पूर्ति होगी अर्थव्यवस्था में क्या होगी, ज्यादा। और मजदूरी दर कम होने पर श्रम की पूर्ति भी क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है, इसलिए श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक ढाल का होता है। अब देखिए हम किसी व्यक्तिगत फर्म की अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत फर्म का जो श्रम का पूर्ति वक्र वो कैसा होता है,
पूर्णतया लोचदार होता है। ठीक है, हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसकी मान्यता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतियोगिता। तो इस सिस्टम हम जब व्यक्तिगत फर्म की बात करते हैं तो व्यक्तिगत फर्म का जो श्रम का पूर्ति वक्र होता है वो कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार। मतलब इस मजदूरी दर पर वो जितने घंटे कार्य करना चाहे कर सकता है। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत फर्म के लिए है। लेकिन जब हम उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग के लिए जो श्रम का पूर्ति वक्र है वो पूर्णतया लोचदार नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो श्रम का पूर्ति वक्र है, ठीक है, उसकी लोच कैसी होगी, लोचदार होता है या बेलोचदार होता है, वो किन किन तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। तो पहला हमारा तत्व है श्रमिकों के मध्य व्यावसायिक गतिशीलता। मतलब श्रम एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जो जाने की प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की है। तो श्रम की जो व्यावसायिक गतिशीलता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं कि श्रम की प्रकृति। मतलब श्रमिक जो है शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं। अगर शिक्षित होता है तो उनकी जो गतिशीलता होती है वो कम होती है, और अशिक्षित श्रमिक होता है उनमें गतिशीलता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। और दूसरा हमारा है अन्य उद्योगों में मजदूरी की दर कितनी है। अगर अन्य उद्योगों में मजदूरी की दर ज़्यादा होती है तो इस स्थिति में जो श्रमिक है उनकी गतिशीलता क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा हमारा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कार्य आराम अनुपात। ठीक है, दूसरा जो श्रम की पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक है वो है हमारा कार्य आराम अनुपात। और जब हम बात करते हैं इस तत्व की तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कार्य आराम अनुपात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला हमारा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होता है आय प्रभाव। तो पहला हम देखते हैं ये प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हमको बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ में जो श्रमिक है उनमें क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रारंभ में वो अधिक घंटे कार्य करना पसंद करता है। ठीक है, मतलब मजदूरी दर अब जब बढ़ती है तो वो अधिक घंटे कार्य करेगा और आराम करना कम पसंद करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो धनात्मक है। कैसे हैं, क्योंकि वो आराम के घंटों का अपने काम के घंटों के साथ में प्रतिस्थापन करता है। मतलब वो आराम कम कर रहा है और आराम की जगह कार्य करना, काम करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। मतलब आराम की जगह काम का प्रतिस्थापन कर रहा है, इसलिए ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दर ज़्यादा होती है तो श्रमिक अधिक घंटे कार्य करता है और मजदूरी दर कम होने पर कम घंटे कार्य करता है, इसलिए श्रम का जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। दूसरा हमारा है आय प्रभाव, और आय प्रभाव जो होगा वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ऋणात्मक कैसे होता है, क्योंकि श्रमिक जो होते हैं उनमें एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर बढ़ता जाता है तो आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ में वो काम जो करते हैं, काम करने के जो घंटे हैं वो क्या कर देते हैं, कम। मतलब जब मजदूरी दर ज़्यादा होती है तो वो आराम करना पसंद करते हैं। ठीक है, आराम अधिक करेंगे और काम करना कम पसंद करते हैं। तो आय बढ़ने के साथ साथ में वो कम घंटे कार्य करना पसंद करते हैं, इसलिए आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, आय का स्तर ज़्यादा होता है तो काम के जो घंटे हैं उसमें श्रमिक कमी कर देता है। क्योंकि देखो जो श्रमिक होते हैं उनमें क्या प्रवृत्ति होती है कि वो जब मजदूरी जो उनको मिल रही है उनसे वो क्या कर सकते हैं, कम से कम अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर लें। ठीक है, और जब तक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ में वो अधिक घंटे कार्य करता है और आराम करना कम पसंद करता है। लेकिन जब एक ऐसा स्तर आ जाता है मजदूरी का जो मिलने पर वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो इस उस स्तर के बाद में जब अर्थव्यवस्था में मजदूरी बढ़ती है तो फिर वो
आराम अधिक करना पसंद करेगा और काम करना कम पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि कम घंटे कार्य करके वो उतनी ही मजदूरी प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो श्रम का पूर्ति वक्र है वो ऋणात्मक ढाल के साथ साथ में जैसे धनात्मक ढाल का होता है, लेकिन एक बिंदु के बाद में फिर वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ बन जाता है। ठीक है, एक शुरू शुरू में वो धनात्मक ढाल का होता है, लेकिन एक स्तर ऐसा आ जाएगा उसके पश्चात अगर मजदूरी बढ़ती है तो फिर वो कम घंटे कार्य करना पसंद करता है। इसलिए जो हम देखते हैं कि श्रम का पूर्ति वक्र होता है वो पीछे की ओर झुका होता है या पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। पीछे की ओर मुड़ा होने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आय प्रभाव जो होता है वो धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, पीछे की ओर वक्र मुड़ गया, अपना पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वो ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे ज्यादा शक्तिशाली है? कि मजदूरी दर बढ़ने पर भी फिर श्रम अधिक घंटे कार्य करना पसंद नहीं करता है। ठीक है, मजदूरी बढ़ने पर अब वो कम घंटे कार्य करना पसंद करता है, मतलब आय प्रभाव क्या हो गया? ऋणात्मक, और वो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसलिए हमारा यह वक्र पीछे की ओर फिर मुड़ जाता है। अब इस डायग्राम को जैसे हम समझते हैं, ठीक है, तो प्रारंभ में मजदूरी दर कितनी है? ओ से लेकर डब्ल्यू है। उसमें श्रम की पूर्ति कितनी है? ओ से लेकर एम तक है। जब मजदूरी दर बढ़ती है, ठीक है, बढ़कर कितनी हो जाती है? ओ से लेकर डब्ल्यू, तब श्रम की जो पूर्ति होती है वो कितनी होती है? ओ से लेकर M1 तक। तो हम M1 स्तर पर मान ले या ए बिंदु पर मान ले कि जो श्रमिक है उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उनको वो पूरा कर लेता है और एक आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है। अब इस स्तर के बाद में भी अगर मजदूरी दर और बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि W1 से बढ़कर क्या हो जाती हैं? W2 हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? कम घंटे कार्य करना पसंद करेगा। ठीक है, तो वो जो श्रम की पूर्ति होती है वो घट जाती है, M1 से अब घटकर क्या हो जाती है? M2 स्तर पर आ जाती है। ठीक है, जब मजदूरी दर बढ़कर कितनी हो जाती है? W2, तो श्रम अपनी पूर्ति कम कर देता है और कहाँ पे आ जाता है? M2 स्तर पर, मतलब अपनी वो न्यूनतम आवश्यकताओं को कम घंटे कार्य करके भी आराम से पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारा मजदूरी का OW2 स्तर है, ठीक है, W2 स्तर है, यहाँ पर आय प्रभाव जो है वो अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, हमारा जो आय प्रभाव है, ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली है और इसी वजह से श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ा था श्रम की पूर्ति के बारे में। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसा कि सिद्धांत कहता है कि मजदूरी दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ पे श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती हैं। तो हम श्रम का मांग वक्र पढ़ा था, कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल का इस तरीके से, और श्रम का पूर्ति वक्र ऐसे धनात्मक ढाल का बनता है। ठीक है, और दोनों हम देखते हैं ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ई बिंदु पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर का निर्धारण कितना होता है? ओ से लेकर डब्ल्यू, और श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति कितनी होती है? मात्रा कितनी होगी? ओ से लेकर एम। तो इस बिंदु को हम कहेंगे मजदूरी दर का निर्धारण। कितना होता है मजदूरी दर का निर्धारण? ओ से लेकर डब्ल्यू, और श्रम की मांग और पूर्ति कितनी होगी? ओ से लेकर एम, और ई बिंदु जो होगा वो संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि यदि मजदूरी दर बढ़ जाती है, ठीक है, OW से बढ़कर OW1 हो जाती है, तो श्रम की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा? श्रम की मजदूरी बढ़ने से क्या होगा? श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी, लेकिन श्रम की मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में A से लेकर B तक श्रम की अतिरिक्त पूर्ति होती है, और जब अतिरिक्त पूर्ति होती है इसका मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है, और बेरोजगारी की स्थिति है तो श्रमिकों में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा होने से क्या होगा? मजदूरी कम होकर कहाँ पे आ जाएगी? W स्तर पर आ जाएगी। ठीक है, O से लेकर W स्तर पर निर्धारित हो जाएगी।
दूसरी स्थिति, जब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में मजदूरी जो है वो अगर संतुलित मजदूरी से कम हो जाए, जैसे हो जाए OW2, तो इसी स्थिति में क्या होता है, इस कम मजदूरी पर श्रमिकों की मांग तो क्या होगी, ज़्यादा, लेकिन श्रम की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम। तो इसी स्थिति में हम देखते हैं C से लेकर D क्या होगी, श्रम की अतिरिक्त मांग होगी, और श्रम की मांग जब ज़्यादा होती है तो फिर श्रम की जो कीमत है, जिसको हम क्या कहते हैं, मजदूरी, वो क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ के कहाँ पे आ जाएगी, OW स्तर पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ पे होगा, ई बिंदु पर होता है, जहां श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा श्रम की मजदूरी